Hello everyone, welcome to YouTube channel of Guruji classes. Myself Mayur Paryani. Today in this video we will be continuing with our paper. हमने previous video में एक पेपर स्टार्ट करा था CUET PG 2024. कोड था COQP12 दैट इज फॉर MBA. इसका QA और DI सॉल्यूशंस हमने स्टार्ट करे थे. कुल मिलाकर इस पूरे पेपर में QA और DI के 30 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे. 15 क्वेश्चंस हम अभी सॉल्व करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो फर्स्ट टाइम आया है वो पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, बिकॉज वहां से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दिस वीडियो. देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16. बोल रहा है टैंक इज फिटेड विद 2 टैप्स एक्स एंड वाई. इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन. कहीं ना कहीं डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है, बट डेटा सफिशिएंसी एक अलग तरीके से पूछा हुआ है. हमको क्वेश्चन में बोला है कि एक टैंक जो है वो 2 टैप्स से फिट हुआ है, एक्स और वाई, मतलब 2 अलग अलग टैप्स हैं जिससे एक टैंक को फुल करना है. हमसे सीधा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों टैप्स को अगर साथ में ऑन कर दिया तो कितने टाइम में टैंक जो है वो फुल्ली भर जाएगा. फिर हमको बोला है कि ये जो 3 स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है कि आंसर बताओ, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर किस स्टेटमेंट को यूज करके हम दे सकते हैं. सो हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है एक्स इज 50% मोर एफिशिएंट देन वाई. मतलब क्या हुआ, एक्स की एफिशिएंसी वाई से 50% ज्यादा है. इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि एक्स और वाई 2 लोग हैं, एक्स अगर 100 यूनिट्स फिल करता है तो वाई कितनी करेगा, 150. और हम ऐसे में क्या करते हैं, इतने बड़े नंबर्स नहीं लेते हुए हम क्या कर लेते हैं, रेशो निकाल लेते हैं. यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 3:2. इस 3:2 से क्या समझ में आ रहा है कि एक्स अगर 3 यूनिट्स भरेगा तो वाई 2 यूनिट्स भरेगा. ठीक है, बट क्या सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा टैंक कितने घंटे में भरेगा. जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा अभी कि टोटल वर्क कितना है. मैं दोनों को साथ में चालू कर दूं, दोनों टेप्स को साथ में ऑन कर दूं तो क्या होगा, 3 यूनिट्स टेप एक्स भरेगा और 2 यूनिट्स टेप वाई भरेगा. दोनों मिलाकर 5 यूनिट्स भरेंगे, लेकिन कितनी भरनी है कुल मिलाकर वो तो पता ही नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट अकेला तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है. हम आगे आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे. एक्स अलोन टेक्स 16 आवर्स टू फिल द टैंक. अब यहां पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हम और बनाते हैं. ऑप्शंस को देखते हैं. ऑप्शंस में हमको कहीं पर भी कोई सिंगल स्टेटमेंट वाला ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए और सी दोनों को यूज कर सकते हैं क्या. सेकंड बोल रहा है ए और बी. थर्ड बोल रहा है बी एंड सी. और फोर्थ बोल रहा है 3 में से कोई से भी 2. ठीक है, तो इसीलिए हम एक एक स्टेटमेंट को तो देखते ही नहीं है, हम 2 स्टेटमेंट्स को मर्ज करना स्टार्ट करते हैं. बी वाला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो यहां पर बोला है एक्स अलोन टेक्स 16 आवर्स टू फिल द टैंक. एक्स को कितने घंटे लगते हैं अकेले किसी काम को करने में, 16 आवर्स लगते हैं. अगर एक्स को 16 आवर्स लगते हैं तो सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन पिछले स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को अगर हम देखें तो हम यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. कैसे, जब भी हमारे पास एक बार भी टाइम आ गया ना, तो टाइम के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस 16 आवर्स का कोई भी मल्टीपल ले लो. अब ये मल्टीपल क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज्यादा बेसिक से जाना पड़ेगा. वो बेसिक के लिए आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, उसमें हम ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो आप ओरली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो 16 आवर्स अगर बोल के रखा है क्वेश्चन में कि एक्स जो है वो 16 आवर्स में फिल कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 16 का कोई मल्टीपल उठा लेते हैं. लेट्स से हमने 16 का कोई मल्टीपल उठा लिया 48. इस 48 को हम वर्क डन बोल देते हैं. अब अगर x जो है वो 16 आवर्स में 48 यूनिट्स भरता है, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी भरेगा, 3 यूनिट, 48/16. और अगर x 3 यूनिट भरता है तो यहां पर हम देख के क्या बोल पा रहे हैं कि y कितनी भरेगा, 2. x 3 भर रहा है, y 2 भर रहा है, दोनों मिलाकर कितनी भरेंगे, 5. भरनी कितनी है कुल मिलाकर, 48. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 48/5. क्या आंसर आएगा, मतलब नहीं है. हमारा काम क्या था कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, तो यस बिल्कुल कर पा रहे हैं. इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का एक एक्चुअल मेथड समझना है तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो. टाइम एंड वर्क में अगर आपके पास जितने भी टैप्स हैं या जितने भी लोग हैं, टाइम एंड वर्क हो, पाइप्स एंड सिस्टम्स हो, बात एक ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं. अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों पर आवर कितना कितना फिल करते हैं, एक दूसरी अगर आपके पास दोनों में से किसी का भी एक्चुअल टाइम पता है, तो आप इन दोनों इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमको दोनों की एफिशिएंसी के बारे में पता लग गया, और सेकंड और थर्ड जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उसमें किसी न किसी का टाइम गिवन है. इसका मतलब मैं फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाला भी ले सकता हूं और फर्स्ट वाले के साथ थर्ड वाला भी ले सकता हूं. तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल सकते हैं, ए के साथ
बी भी दिख रहा है, ए के साथ सी भी दिख रहा है। दैट मीन्स अब हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या बी और सी को सिर्फ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता। सबसे आराम से बी अगर किसी काम को, सॉरी बी नहीं बोलना चाहिए हमको, यहाँ पर वाई बोलना चाहिए। एक्स और वाई, एक्स अगर किसी काम को 16 आवर्स में करता है, वाई अगर उसी काम को 24 आवर्स में करता है, दोनों मिलके कितने घंटे में करेंगे? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम विल बी 48। अगर 16 आवर्स में 48 यूनिट्स भरता है मतलब 1 घंटे में 3 भरेगा। वाई अगर 24 आवर्स में 48 यूनिट्स भरता है मतलब 1 घंटे में 2 भरेगा। दोनों मिलकर 5 करेंगे, 48/5 फिर से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हम इन तीन में से कोई भी दो स्टेटमेंट को यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 4, दैट इज एनी टू ऑफ द थ्री। तीन में से कोई भी दो यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। ये चीज आप थोड़ा सा यहां से भी दिमाग लगा सकते थे कि ए और बी को यूज करके हम आंसर निकाल पा रहे थे, ए और सी से भी निकाल पा रहे थे, तो आंसर क्या मार्क करोगे? अनडाउटेडली आंसर ऑप्शन फर्स्ट तो मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ए और बी से भी तो हो रहा है। सेकंड भी मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ए और सी से भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों आंसर्स हैं तो फिर आंसर तो लास्ट वाला ही ऑप्शन जाएगा। एग्जाम कंडीशंस में ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। आई होप दिस वन इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन, वुमेन एंड बॉय कैन फिनिश अ जॉब इन 3, 4 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब एक मैन है जो किसी काम को 3 दिन में खत्म करता है, विमेन उसी काम को 4 दिन में खत्म करती है, और बॉय जो है वो उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक मैन और एक विमेन को कितने बॉयज असिस्ट करे। मतलब एक मैन से तो काम करवाना ही है, एक विमेन से भी काम करवाना है, लेकिन कितने बॉयज हम यूज करें, कितने बॉयज को काम पर एम्प्लॉय करें कि उस काम को कितने दिन में खत्म कर दें? 1/4 ऑफ द डे में। सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करते हैं? मैन अगर 3 दिन में खत्म करता है, विमेन 4 दिन में, और बॉय अगर 12 दिन में, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन तीनों का एलसीएम। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 को क्या मान लेते हैं हम? वर्क डन। ठीक है। अब अगर मैन 3 डेज में 12 यूनिट्स कंप्लीट कर लेता है मतलब एक दिन में 4 यूनिट करता होगा। विमेन जो है वो अगर 4 डेज में 12 यूनिट्स कंप्लीट कर लेती है, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट हो जाती होगी। और बॉय अगर 12 डेज में 12 यूनिट करता है, इसका मतलब एक दिन में तो एक ही यूनिट कर पाता होगा। तो ये तीनों का हमको एफिशिएंसी पता चल गई। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आए, पाइप्स एंड सिस्टम्स का कोई भी क्वेश्चन आए, आप सिर्फ दो चीजों पे एक्स्ट्रा फोकस करो। फर्स्ट इज आपके पास टोटल वर्क कितना है वो होना चाहिए। सेकेंड इज जो भी लोग हैं वो हर दिन कितना कितना काम करते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी। अगर ये दो चीज आपके पास है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक मैन और एक वुमेन के साथ कितने बॉयज हो जाएं कि इस काम को कितने दिन में खत्म किया जाए? सिर्फ 1/4 ऑफ द डे में। अब 1/4 ऑफ द डे का मतलब क्या हुआ? अगर टोटल काम 12 है, उसको 1/4 डे में खत्म करना है। टोटल काम 12 है, उसको कितने समय में खत्म करना है? 1/4 डे में। अब 1/4 को किस तरीके से डील करो वो समझो। अगर 1/4 डे में 12 यूनिट्स खत्म करना है तो पूरे दिन में कितनी खत्म होगी? 48 हो जाएगी। ये 48 क्यों निकाल रहा हूं? बिकॉज ये 4, 3 और 1 जो है ये हमारा पूरे पूरे दिन का काम है, और यहां पर हमको क्या बोल के रखा है कि 1/4 काम करवाना है। मैं इनको भी 1/4 में कन्वर्ट कर सकता हूं, बट उसमें होगी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 12 जो है टोटल काम, अगर वो 1/4 डे में करवाना है तो 1/4 होगा 12 डेज में, अगला 1/4 होगा नेक्स्ट 12 डेज में, अगला 1/4 नेक्स्ट 12 डेज में, और अगला 1/4 नेक्स्ट 12 डेज में। तो हम क्या मान लेते हैं कि टोटल काम कितना करवा लेते हैं? 48। एक मैन कर रहा है 4 यूनिट, एक वुमेन कर रही है 3 यूनिट, 4 और 3 7 यूनिट हो गई। एक बॉय 1 यूनिट कर रहा है, कुल मिलाकर 7 यूनिट हो गई है। कितनी यूनिट और बची है? 41 यूनिट्स और बची है। और अगर हर बॉय एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 41 यूनिट्स के लिए कितने बॉयज की रिक्वायरमेंट होगी? 41। दैट मींस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 41। एक छोटा सा कैच करना था बस कि एलसीएम ले लो और वो 1/4 से उस एलसीएम को 48 में कन्वर्ट कर दो, बस। अगर ये नहीं करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रैक्शंस, और अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन एन इलेक्शन अ टोटल ऑफ 5 लाख वोटर्स आर पार्टिसिपेटेड, अ कैंडिडेट गॉट 2,55,000 वोट विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स? कुल मिलाकर 5 लाख वोट्स हैं, 5 लाख वोट्स हैं, जिसमें कुछ वोट्स जो है वो वैलिड है और कुछ वोट्स जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड वोट्स का 60% जो है
वैलिड वोट्स, मतलब ये वाले कैटेगरी की बात कर रहा हूं, टोटल का 60% नहीं, वैलिड वोट्स का जो 60% है वो किसके इक्वल है, 2,55,000। तो अगर 60% की वैल्यू 2,55,000 है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैलिड वोट्स का टोटल पता चल जाएगा हमको। अब वो कैसे निकाले तो समझते हैं, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 60, ये 1% की वैल्यू आ गई, इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी। एक जीरो ये कैंसिल कर लो, इसको कैंसिल करेंगे 5 एंड दिस विल बी 3 से अगर हमने ऊपर कैंसिल करा सो दिस विल बिकम 5/3 हो गया ना, 3 से ऊपर कैंसिल करेंगे दिस विल बी 8,5,000 इंटू 5, जिसको अगर हमने सॉल्व करा तो दिस विल बी 4,25,000। ये 100% की वैल्यू आ गई, और 100% किसका है, ये वैलिड वोट्स का। इसका मतलब 5 लाख में से 4,25,000 वोट्स जो है वो वैलिड है, और हमारा क्वेश्चन है कि इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज बताओ। तो अगर 5 लाख में से 4,25,000 वोट्स वैलिड हैं तो इनवैलिड वोट्स कितने बचे, 75,000। और ये 75,000 टोटल का कितना परसेंट है, बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये 2 0 कैंसिल कर दो, 3 0 ये भी कैंसिल कर दो, 75/5 इज नथिंग बट 15%। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 15%। बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। 5 लाख टोटल वोट्स गिवन थे, वैलिड और इनवैलिड को हमने डिवाइड कर दिया। वैलिड वोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 2,55,000 जो है वो वैलिड वोट्स हैं, एंड दैट इज 60%। 60% से हमने 100% निकाल लिया, जो कि कितना आ गया, 4,25,000। 5 लाख में से अगर 4,25,000 वोट्स वैलिड है तो बचे हुए 75,000 वोट्स जो होंगे वो इनवैलिड होंगे। तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, ये करने से हमको इनवैलिड वोट्स का क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15%। दैट मीन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15%। लेट्स मूव अहेड, और आगे चलते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, देयर शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर इन द प्रपोर्शन 1/3, 1/4, 1/5। 3 पार्टनर्स हैं, फिर से पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हमने प्रीवियस वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। 3 लोग हैं XYZ, उन तीनों के इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, XYZ। सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं, 1/3, 1/4, 1/5 को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी 60। 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से, और 5 को 60 बनाने के लिए 12 से। दैट मीन्स दिस इज द एक्चुअल रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और अगर 20, 15 और 12 हमारा रेशियो है, तो हम ऐसा ही मान के चलो, लेट्स से कि x ने 20 रुपीज इन्वेस्ट करे, y ने 15 रुपीज इन्वेस्ट करे, और z ने 12 रुपीज इन्वेस्ट करे। यू कैन टेक एनी वैल्यू बट दैट शुड सेटिस्फाई दिस रेशियो। 20:15:12 के रेशियो में आप कोई भी रेशियो, कोई भी नंबर ले सकते हो। आप चाहो तो 2000, 1500, 1200 ये भी ले सकते हो, बट सीरियसली बोलूं ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। ये मान के चलो x ने 20 रुपए लगाए, y ने 15 रुपए लगाए, और z ने 12 रुपए लगाए। अब हम क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि x विड्रॉस हाफ ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 15 मंथ्स, मतलब x ने क्या करा, 15 महीने बाद अपनी कैपिटल आधी निकाल दी, एंड आफ्टर अनदर 15 मंथ्स अ प्रॉफिट ऑफ 4,340 इज डिवाइडेड। क्या मतलब हुआ इसका, पहले 15 महीने तक किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट में छेड़खानी नहीं करी, 15 मंथ्स के बाद क्या हुआ, एक्स ने अपनी 50% मतलब हाफ कैपिटल निकाल दी। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनिशियली एक्स का कितना था, 20, ये कितने महीने के लिए था, 15 मंथ्स के लिए था, बट टोटल पार्टनरशिप तो और 15 महीने चली, मतलब कुल मिलाकर 30 महीने चली। 30 महीने में से 15 महीने तो एक्स का इन्वेस्टमेंट कितना था, 20, बट नेक्स्ट 15 मंथ्स उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, हाफ। तो हाफ मतलब 10, एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट 15 मंथ्स। ये कैलकुलेशन हमने एक्स के लिए कर लिया। वाई के लिए बात करें तो वाई ने कभी अपने इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं करा, दैट मीन्स यहां पर मैं डायरेक्ट इंटू 30 कर लेता हूं। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट जेड, इसने भी कोई इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं करा, तो ये भी कितना हो जाएगा, इंटू 30। बस अब हम इन 3 नंबर्स का रेशियो निकाल लेते हैं। कुल मिलाकर 4,340 रुपीज का प्रॉफिट है, हमको ये पता करना है कि उसमें से वाई का कितना शेयर होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। 20 × 15 इज 300, 10 × 15 इज 150, 300 और 150 हो गया 450, 15 × 30 हो गया 450, एंड फाइनली 12 × 30 हो गया 360। तीनों का एक एक जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं। 45, 45, 36 9 से कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बी 5:2,
5:4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी प्रॉफिट होगा वो फाइनल प्रॉफिट किस रेशो में डिवाइड होगा, 5:5:4। यहाँ पर हम तीनों का निकाल सकते हैं, बट हमसे सिर्फ क्वेश्चन में y का पूछा है तो हम सिर्फ y का ही निकालते हैं। y का कैलकुलेशन करेंगे, सो दिस विल बी 5 आउट ऑफ 554, दैट इज 14 इनटू टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है 4340। 14 और 4340 को काट लेंगे 3 बार, 1 बचा 1410 एंड 5 इंटू 310 विल बी 1550। दैट मीन्स y का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो शेयर है, दैट इज नथिंग बट 1550। तो 1550 इज द आंसर। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने दो चीज मिक्स करी है। पहला आपका थोड़ा सा रेशो का कैलकुलेशन चेक करवाया कि आपको रेशो अच्छे से प्ले करने आता है कि नहीं, और दूसरा पार्टनरशिप का बेसिक लॉजिक्स लगवाए हैं। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर एज वेल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज और आर इनफ टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फिर से वैसे ही क्वेश्चन जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डेज 16 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। 16 मैन और 8 वुमेन मिलके इसी काम को कितने दिन में करेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। कितने दिन में करेंगे ये नहीं पता करना है, हमको ये पता करना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट गिवन है, इन 3 स्टेटमेंट में से आप कौन कौन से स्टेटमेंट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। यहां भी अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि कोई भी सिंगल स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए और सी दोनों को यूज करना पड़ेगा, सेकंड बोल रहा है बी और सी दोनों को, थर्ड बोल रहा है ए और बी दोनों को, और फोर्थ बोल रहा है ए के साथ बी और सी में से कोई भी यूज कर लो। अब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टाइप का क्वेश्चन है, बट वी हैव टू बी स्मार्ट। ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम कंडीशंस में कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर सीधा वही बताऊंगा। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के बारे में बात करिए। इसका मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की हमारी अच्छी प्रैक्टिस है तो हमको पता है कि मैन और वुमेन में से किसी एक में कन्वर्ट करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और कन्वर्ट कब कर पाएंगे, जब दोनों के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख रहे हैं तो फर्स्ट में इंफॉर्मेशन जो है वो मैन को लेकर गिवन है, सेकंड में देख रहे हैं तो विमेन को लेकर गिवन है, और थर्ड में देख रहे हैं तो विमेन को लेकर गिवन है। यहां मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को अगर तुम यूज कर भी लोगे ना तो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दोनों ही विमेन को लेकर गिवन है। बट फर्स्ट और सेकंड को लेकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हाँ। फर्स्ट और थर्ड को लेकर कर सकते हैं, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, ए तो यूज करना ही करना है, बी और सी में से कोई एक यूज कर लोगे तो भी चलेगा, विच इज देयर इन ऑप्शन 4। तो 4 इज गोइंग टू बी अवर आंसर। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा से कभी मतलब नहीं होता है, किससे मतलब होता है कि कौन से स्टेटमेंट से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कितने दिन में 16 मैन और 8 वुमेन मिलकर करेंगे वो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर उस मेथड से बताया भी नहीं कि हम वो निकालें। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब हमारे पास आ गए हैं यहाँ से 5-5 क्वेश्चन के 2 डीआई के सेट। ठीक है, बहुत इजी डीआई पूछा है उन्होंने, काफी इजी है, बस थोड़ी सी डीआई पे अंडरस्टैंडिंग बनाई होगी हमने तो हम बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाए। रीड करते हैं हम क्वेश्चन क्या बोला है। स्टडी द गिवन पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पर्टिकुलर सेट पे 5 क्वेश्चंस है। ठीक है, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित। अंकित है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स उसने कितनी डिस्ट्रीब्यूट की है, 280। 5 अलग अलग चॉकलेट्स के बारे में बता के रखा है। डेयरी मिल्क, ये वाला डेयरी मिल्क का है, दिस इज फॉर 5 स्टार, दिस इज स्निकर्स, दिस वन इज मार्स एंड दिस वन इज ट्विक्स। ये 5 अलग अलग चॉकलेट्स के बारे में बता के रखा है। उसने टोटल 280 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी है, उसमें किस चॉकलेट का कितना परसेंटेज किया हुआ है वो हमको क्वेश्चन में बता के रखा है। पूरे क्वेश्चन में और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और मैं डीआई के क्वेश्चंस में हमेशा बोलता हूं, अगर इतना डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आप एक काम करो शुरू में ही कि एक बार सारी वैल्यूज निकाल कर ही रख लो, क्योंकि उन वैल्यूज से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, पूरे 5 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व होंगे, तो एक ही बार वैल्यूज निकाल लो। अब वो वैल्यूज हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। कौन कौन सी चॉकलेट्स के बारे में बात हुई है, डेयरी मिल्क, नेक्स्ट इज 5 स्टार, नेक्स्ट इज स्निकर्स, नेक्स्ट इज मार्स एंड नेक्स्ट वन इज ट्विक्स। ठीक है, सबसे पहले डेयरी मिल्क की बात करें तो 25% है, तो 25% निकाल लेते हैं हम 280 का। 25% का मतलब होता है 1/4। 280 का 1/4 कितना हो जाएगा, 70। इसका मतलब डेयरी मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई, 70। मतलब उसने 280 में से 70 चॉकलेट जो है वो किसकी डिस्ट्रीब्यूट की है, डेयरी मिल्क की। नेक्स्ट नंबर पे हम मूव करें, दैट इज 5 स्टार। 5 स्टार का परसेंटेज दिया हुआ है 20, इस नंबर का 20% निकाल लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 280 का 1/5 निकालेंगे, दैट विल बी समथिंग नहीं, एग्जैक्टली 56 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 15% की स्निकर्स के लिए। इसका 15% निकालें, इसका 10% आएगा 28।
5% और निकालेंगे तो 28 का हाफ मतलब 14, 28 और 14 कितना हो जाएगा 42, सो दिस विल बिकम 42। मार्स की बात करें, मार्स इज 30%, इस नंबर का 30% निकालते हैं, 10% आएगा 28, तो 30% हो जाएगा 84, और फाइनली आखिरी में 10% निकालना है तो इस नंबर का 10% कितना आएगा 28। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई है, हमारा जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए हम इस सिचुएशन में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब इस पूरे डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, बिकॉज उस डायग्राम में गिवन इन्फॉर्मेशन को पूरा का पूरा हमने वैल्यू के टर्म्स में निकाल के लिख लिया है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ 5 स्टार एंड मार्स टेकन टुगेदर। रेशियो निकालना है किसका, 5 स्टार और मार्स का टेकन टुगेदर। तो 5 स्टार और मार्स का टेकन टुगेदर करेंगे तो 56 और 84 मतलब कुल मिलाकर हो गया 140। इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क एंड ट्विक्स टेकन टुगेदर। डेयरी मिल्क एंड ट्विक्स इन दोनों को प्लस करेंगे, 70 और 28 हो गया कितना 98। बस अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ चुका है 7 से 14 से दोनों नंबर्स कट रहे हैं, ऊपर 14 से काटेंगे 10 आएगा, नीचे 14 से काटेंगे 7 आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर ही आ गया। बस इतना सा काम करना है। एक बार अगर ये पहले कर लोगे ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यू माइट फील कि यार बहुत देर लग गई, बट नहीं लगी है देर। आगे के क्वेश्चंस में मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ से वैल्यू उठानी है और सॉल्व करना है। बार बार पाई चार्ट से परसेंटेज लेकर 280 का कितना परसेंटेज, कुछ नहीं करना है, हमारा एक बार में काम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ स्निकर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित। स्निकर्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित is what percent more or less than the number of chocolates of 5 star distributed by अंकित। मतलब स्निकर्स की जो चॉकलेट्स हैं वो कितने परसेंट कम है या ज्यादा है किससे, 5 स्टार से। तो हम एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। स्निकर्स की वैल्यू 42, 5 स्टार की वैल्यू 56, 42 और 56। हमारा क्वेश्चन है ये स्निकर्स की वैल्यू है, ये 5 स्टार की वैल्यू है। हमारा क्वेश्चन है कि 42 जो है वो इससे कितना परसेंट कम या कितना परसेंट ज्यादा है। दिख रहा है कम है तो लेस वाले ऑप्शंस देख लो, मोर वाला हटा दो। लेस या मोर जब भी निकालना हो डिफरेंस निकालेंगे, कितना डिफरेंस दिख रहा है 14। अपॉन में क्या लिखेंगे, ये हमेशा समझ के चलना लेस और मोर वाले क्वेश्चन में। 42 जो है वो 56 से कितना परसेंट कम है, कितना कम है 14, किससे कम है, कंपेयर किससे हुआ है 5 स्टार से, दैट मींस 56 से। तो अपॉन में क्या आएगा 56 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी 1/4, और 1/4 का मतलब हमको पता है कितना होता है 25%। दैट मींस आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 25%। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियोज, एवरेजेस एंड परसेंटेज, ये तीन चीज अगर आपको आती है आपका कभी भी डीआई परेशान नहीं करेगा। स्पेशली इस लेवल सीयूटी सीमेट जैसे एग्जाम्स में तो आपको डीआई कभी परेशान नहीं करेगा अगर आपको ये तीन टॉपिक्स पे बेसिक होल्डिंग भी है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ मार्स डिस्ट्रीब्यूटेड by अंकित is what percent more or less than the number of chocolates of 5 star। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, पिछली बार स्निकर्स और 5 स्टार में बोला था, इस बार मार्स और 5 स्टार में बोला है, फिर से मोर और लेस का ही क्वेश्चन है। एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। मार्स की वैल्यू है 84, 5 स्टार है 56, तो 84 56 मोर है कि लेस है, अनडाउटेडली मोर है, तो इस बार ये हटा दो। कितना मोर है, मोर या लेस पूछे तो डिफरेंस निकालो पहले, कितना डिफरेंस दिख रहा है 28, ये 28 मोर है किससे, फिर से 5 स्टार से, दैट मींस फिर से अपॉन में 56 इंटू 100, इन दोनों को कैंसिल करेंगे दिस विल बी 1/2 एंड 1/2 इज नथिंग बट 50%, तो 50% इज द आंसर। देख लो एक बार मेहनत करने से 3 क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व हो गए। पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मेरे को 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, तो जो एग्जाम कंडीशंस में खुद करोगे तो विद इन 30 टू 35 सेकेंड्स के आसपास में तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average number of chocolates of Dairy Milk, 5 star and Mars taken together, इन तीनों का एवरेज पूछा हुआ है। 5 स्टार Dairy Milk इन तीन का एवरेज, एवरेज मतलब इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू विच टाइप, मतलब इन तीनों का जो एवरेज है वो किसके इक्वल है ये हमसे पूछा है। चलो एक बार वैल्यूज देख लेते हैं। Dairy Milk बोला था, मार्स बोला था, और एक बार देख लेते हैं फिर से। Dairy Milk 5 स्टार और मार्स, Dairy Milk is 70, 56, 84, 70, 56 and 84, so 70 plus 56 plus 84 divided by 3। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 56 and 84 is 140, 140 and 70 is 210, 210 by 3 is equal to 70, और 70 किसके इक्वल था, Dairy Milk के इक्वल था ना, Dairy Milk आंसर आ गया।
बस पहले ही बोला था मैंने, एवरेजेस ध्यान रखना है, एवरेजेस, परसेंटेज रेशो, ये 3 क्वेश्चन से आप डीआई बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर सेट का। द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क एंड 1 स्निकर इज 5:4। मतलब इस बार उन्होंने ये जो वैल्यू देकर रखी है हमको डेयरी मिल्क और स्निकर्स की, प्राइस की वैल्यू गिवन है। ये जो डेटा हमने निकाल के रखा है पाई चार्ट से, दैट इज नंबर ऑफ चॉकलेट्स, बट दिस वन इज प्राइस। मतलब अगर एक डेयरी मिल्क की बात करूं तो वो 5 रुपए अगर है, तो एक स्निकर्स 4 रुपए की होगी। इट कैन बी 50-40, इट कैन बी 10-8, इट कैन बी एनीथिंग इन द रेशो 5:4। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंट बाय अंकित ऑन डेयरी मिल्क एंड स्निकर्स इज 2072। टोटल उसने डेयरी मिल्क और स्निकर्स पे कुल मिलाकर कितना पैसा खर्च करा है, 2072। हम एक काम करते हैं, 5x मान लेते हैं डेयरी मिल्क का प्राइस, 4x मान लेते हैं स्निकर्स का प्राइस। ठीक है, कितनी डेयरी मिल्क और कितनी स्निकर्स हैं वो डेटा हमारे पास वहां पर है। डेयरी मिल्क और स्निकर्स मतलब 70 और 42, 70 इसके लिए है, 42 इसके लिए है। अब एक छोटी सी चीज सोचो, अगर एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5x है तो 70 डेयरी मिल्क का कितना होगा, इंटू कर दो, दिस विल बी 350x। एक स्निकर्स का प्राइस, स्निकर्स ही है, एक मिनट, स्निकर्स 42, ठीक है हम सही कर रहे हैं। एक स्निकर्स का प्राइस अगर हमको गिवन है क्वेश्चन में 4x, मतलब हमने मान लिया है, और टोटल कितनी स्निकर्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी उसने, 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल बी 168x। ये टोटल खर्चा जो उसने डेयरी मिल्क पे करा है वो आ गया, ये टोटल खर्चा जो उसने स्निकर्स पे करा है वो आ गया। दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे, 518x। और कुल मिलाकर कितना खर्च करा है वो हमको क्वेश्चन में बता के रखा है, कितना, 2072। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2072। x की वैल्यू निकालना है, सो दिस विल बी 2072 डिवाइडेड बाय 518। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई। और अगर x की वैल्यू 4 है मतलब डेयरी मिल्क का प्राइस कितना हो गया, 5 × 4 20। स्निकर्स का प्राइस कितना हो गया, 4 × 4 16। बोलो क्लियर, समझ आई क्या चीज सभी को? ठीक है, चलो तो 20 और 16 आ गया। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द प्राइस ऑफ 3 डेयरी मिल्क एंड 5 स्निकर्स। 3 डेयरी मिल्क, एक डेयरी मिल्क का प्राइस है 20, तो 3 डेयरी मिल्क का कितना हो जाएगा, इंटू 3 मतलब 60। एक स्निकर्स का प्राइस है 16, 5 स्निकर्स का कितना हो जाएगा, 16 × 5 कितना हो गया, 80। 60 रुपीज इसका, 80 रुपीज इसका, कुल मिलाकर 60 और 80 मतलब कितना हो गया, 140। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारा, ऑप्शन 4, दैट इज 140। सिर्फ एक क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपसे मेहनत करवाई है, वो भी एकदम बेसिक सी चीज है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक पूरा सेट हमारे पास डीआई का और है। ठीक है, अब ये क्या सेट है पहले हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। आप डीआई की प्रैक्टिस करोगे, मेजॉरिटी ऑफ द सेट्स में डीआई में आपको ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन हमेशा वेस्ट लगेगी, बट 5 से 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए हमेशा के लिए हैबिट बना लो कि ये इन्फॉर्मेशन हमको हमेशा रीड करनी ही है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला है कि लाइन ग्राफ गिवन है, रेशो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट्स ऑफ 2 कंपनीज, 2 कंपनीज के बारे में दिया हुआ है। ब्लू कलर से जो लाइन गिवन है वो कंपनी ए की है, और येलो कलर टाइप का जो कलर है वो कंपनी बी का है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गिवन क्या है, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो है, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, इसकी वैल्यू गिवन है हमको ये। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अगर मैं करवाऊं तो 1997 में अगर कंपनी बी का नंबर देख रहे हो तो वो कितना आ रहा है, 1। तो ये 1 क्या है, रेशो है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो 1, मतलब ई अपॉन आई की वैल्यू 1, आई वहां जाएगा तो ई इक्वल टू आई हो गया, ई इक्वल टू कितना हो गया, आई। तो इससे हम क्या पता कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू भले ही हमको नहीं पता है, बट यहाँ ये जरूर पता कर पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है। और ये रेशो जब आता है तो एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग और हम बना लेते हैं क्वेश्चंस पे मूव करने के पहले, वो ये कि अगर मैं इस नंबर की बात करूं 1.75, तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट की वैल्यू अगर 1.75 है, अब डेसिमल हटाओगे, अपॉन में 100 आएगा, कैंसिल करोगे 7/4 बनेगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसा कब होता है, जब भी वैल्यू 1 से बड़ी है तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, और वैल्यू 1 से छोटी है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। बस इतनी सी चीज को दिमाग में रखोगे ना, तो कई बार क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है ये पता चल जाएगा। जिन जिन वैल्यूज में वैल्यू 1 से बड़ी है वहां समझ लेना न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब एक्सपोर्ट बड़ा है, और जिसमें वैल्यू 1 से छोटी है वहां पर समझ लेना डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब इंपोर्ट बड़ा है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है, इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 1997 वर इंक्रीज्ड बाय 40%,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, 97 से जो कंपनी का 97 में कंपनी का इंपोर्ट कितना है, 97 इफ द इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी ए वर इंक्रीज्ड बाय, ठीक है 97 में पहले हम इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट निकाल लेते हैं, कितना गिवन है 97 में, कौन सी कंपनी के लिए, कंपनी ए का 97 में कितना है ये 1.75, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम 1.75 लिखते हैं, डेसिमल हटाऊंगा अपॉन में 100 आएगा, रेशो सॉल्व करूंगा तो 7/4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू 7 है तो इंपोर्ट की वैल्यू 4 है। इट कैन बी एनीथिंग इन द रेशियो 7:4, इट कैन बी 7 करोड़ एंड 4 करोड़, इट कैन बी 7 लाख एंड 4 लाख, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, हमको बोला है कि इंपोर्ट जो है वो 40% से बढ़ रहा है। इंपोर्ट कौन है, ये कितना बढ़ रहा है 40% से, तो 4 को अगर मैं 40% से बढ़ा दूं तो 4 का 40% होता है 1.6, 4 में 1.6 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.6। हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंक्रीज इंपोर्ट का रेशियो कितना होगा, तो एक्सपोर्ट कितना है 7 और इंक्रीज इंपोर्ट कितना है 5.6, मतलब इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। अब अगर आपके पास एक नंबर नॉर्मल है, एक नंबर डेसिमल में है, आप कुछ नहीं करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम 10, दिस विल बिकम 56। हमको इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है। दोनों नंबर को 7 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 10, दिस विल बी 8। दोनों नंबर को फर्दर 2 से और कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 4। पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया। हमको सिर्फ रेशो के बारे में बात करी है, लेकिन जैसा जैसा क्वेश्चन में डायरेक्शंस देंगे वैसे वैसे हमको क्वेश्चन के डायरेक्शंस फॉलो करते हुए इस डेटा को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। आगे चलते हैं। इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 1997 इज इंक्रीज्ड बाय 50%, कंपनी बी का इंपोर्ट जो है 97 में कंपनी बी मतलब 1, तो सबसे पहले E अपॉन आई इक्वल टू 1 लिख दो, 1 को 1/1 लिख दो, मतलब अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू 1 करोड़ है तो इंपोर्ट की वैल्यू भी 1 करोड़ है, एक्सपोर्ट की वैल्यू 1 रुपीज है तो इंपोर्ट की वैल्यू भी 1 रुपीज है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कंपनी बी का जो इंपोर्ट है 97 में वो 50% से बढ़ रहा है, इंपोर्ट को 50% से बढ़ाओ तो ये 1 वाली वैल्यू जो है ये 50% बढ़ के कितनी हो जाएगी 1.5। हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंक्रीज इंपोर्ट। अरे यार एक्सपोर्ट और इंक्रीज इंपोर्ट का रेशियो पूछा है, क्या ही पूछ लिया, एक्सपोर्ट की वैल्यू 1 है, इंक्रीज इंपोर्ट कितना है 1.5, इन दोनों का रेशियो पूछा है। फिर वही बात हो गई, एक नंबर डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10:15 हो जाएगा, 10:15 को सॉल्व करेंगे 2:3 हो जाएगा, 2:3 हमारा आंसर आ गया। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज गिवन है ना ये किस चीज की गिवन है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले पढ़ लेना कि गिवन क्या है, रेशो गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स फॉर एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट्स फॉर कंपनी बी। सबसे पहले ये पढ़ लो कि कंपनी बी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंपनी बी मतलब हमको ये येलो टाइप लाइन देखना है, उसने हमको क्वेश्चन में बोला एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। ये साइड स्टार्ट करते टाइम में मैंने क्या बोला था, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए। न्यूमरेटर ज्यादा कब होता है, जब वैल्यू 1 से बड़ी होती है। सर अब इतना सा देख लो किस किस साल में वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहां पर हम देखें वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, इस वाले में देखें वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, इस वाले में देखें वैल्यू 1 के इक्वल है बट हमको 1 से बड़ी चाहिए, इस वाले में वैल्यू 1 से बड़ी है, इसमें नहीं है, इस वाले में है। कितने साल में ऐसा हुआ कि कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है, मतलब जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, 2 साल में, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2, दैट्स इट। बस इतना सा करना है। इतने बेसिक इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस करें कि आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से अटैक कर सकते हो एग्जाम्स। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 1998 वर 237 देन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट, मतलब 1998 का कंपनी ए, पहले यहां देख लो 1998 कंपनी ए मतलब ये 1998 में कंपनी ए का इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट कितना गिवन है 0.75। पहले तो हम डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, अपॉन में 100 आ गया, 25 से कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 3/4। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू कम आएगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। अब अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू 3 है तो इंपोर्ट की वैल्यू 4 है। हमको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट की वैल्यू बता दी है, इंपोर्ट की वैल्यू पूछी है, मतलब एक्सपोर्ट कितना 3 की वैल्यू कितनी गिवन है 237, तो हमसे 4 की वैल्यू कितनी है ये पूछ लिया है। अब इसको तो कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा, इतना सा काम करना था कि 3/4 में 3 की वैल्यू गिवन है तो 4 की वैल्यू पूछी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहो कर लो, अब ऐसे करना चाहो कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 237 बने, 4 को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज कंप्लीटली अप टू अस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x इक्वल टू 4 × 237,
4 इंटू 237 क्यों लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, बिकॉज 3 वहाँ डिवाइड में जाएगा ना। 3 को अगर मैं उधर डिवाइड में लेकर जाऊंगा सो दिस विल बी 79, और 4 और 79 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 316। सो 316 इज द आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड वाला जो है वो हमारा आंसर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रेशो के साथ किसी एक की फिक्स वैल्यू दे दी थी तो दूसरे की वैल्यू हमसे मांग ली थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसको सॉल्व कर लिया। फाइनली हम आखिरी क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन में क्या है बोला है। इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स फॉर द एक्सपोर्ट मोर देन द इंपोर्ट ऑफ फॉर कंपनी है। पूरी तरीके से तुमको मार्क्स उन्होंने लुटाने की कोशिश करी है इस सेट में, सिर्फ सेट की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन उन्होंने कंपनी बी के लिए पूछा था कि कितने साल में एक्सपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट ज्यादा है मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है मतलब वैल्यू 1 से बड़ी है। कंपनी पहले बी के लिए पूछा था, इस बार कंपनी ए के लिए पूछा है, मतलब ब्लू वाली लाइंस को देखना किसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। बस एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, 3 बार मिल गई, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर मिल गई 4 बार, आंसर आ गया हमारा 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। पिछला वाला सेट बल्कि थोड़ा सा ज्यादा इजी दिख रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जल्दी तो ये वाला सेट सॉल्व हो गया है। सिर्फ अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो गिवन है तो कैसे डील करना है उसको। सो आई होप पूरे ये वाले जो मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व करे ये भी सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। सो प्लीज इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज डू लाइक, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इफ यू वांट फॉर एनी, इफ यू वांट किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर आपको और अगर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।